अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तो हम रोज़ ही बात करते हैं। आज हमने ये सोचा कि मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी IMF की तरफ से कर्ज़ की पहली किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गए हैं। इसके बावजूद के हुक्मरानों ने कशकोल तोड़ने का बयानिया अपना रखा है। साथ ही में मजीद कर्ज लेने की तगदो भी जारी है। हुकूमत ने एक साल के लिए 3.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज की यकीन दहानी हासिल कर ली है, जबकि रमा माली साल के लिए हुकूमत 19 अरब डॉलर का कर्ज हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। क्या डार फार्मूले के तहत कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेने की पॉलिसी सही है? IMF का मौजूदा प्रोग्राम क्या वाकई आखिरी प्रोग्राम साबित होगा और कर्जों की दलदल से पाकिस्तान कैसे निकल सकता है? इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, महंगाई और शरह सूद में कमी और रुपये की कदर में इस्तेहकाम कितने मुस्बत आशारिये हैं जिसका क्रेडिट वज़ीर ख़जाना साहब ले रहे हैं? इसी सारी सूरत बात करेंगे। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब, IMF का कर्ज हासिल करने के लिए हमने जो अब तक इस्लाहात की हैं और हम जिन इक़दामात को आगे भी मुस्तक़बिल में करने का इरादा रखते हैं, आपको क्या लग रहा है उससे सूरत हाल में कितनी बेहतरी आई है? आई थिंक उसमें डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं, पब्लिक फाइनेंसेस में बेहतरी आई है। मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जो हुकूमत सब्सिडीज दिया करती थी और वो सब्सिडीज कर्जे लेके दिया करती थी, उसमें जो है वो सेविंग हुई है। तो हमने देखा है कि हुकूमत की जो है वो लिक्विडिटी बेहतर हुई है। फिर उसके अलावा जो स्टेट बैंक की अच्छे प्रॉफिट्स आए, उसने भी कंट्रीब्यूट किया कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लिक्विडिटी बेहतर हुई। और फिर आप भी देखिए कि जो एक सर्कुलर डेट चल रहा था, वो सर्कुलर डेट में भी जो है वो जरा ठहराव आया है कि फर्दर जो सर्कुलर डेट बढ़ना जो है उसकी रफ्तार बहुत मिनिमल हो गई है। फिर इन्फ्लेशन ज़ाहिर है जो है वो कम हुआ। ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का भी रीज़न है और फिर बेस इफेक्ट का भी जो है वो रीज़न है। इसमें अभी रिसेंटली हमारी एक्सपोर्ट भी जो है वो अपटिक है, उसमें हमारे रिमिटेंसेस में भी जो है वो अपटिक है। स्टॉक मार्केट आपने बताया, उसमें जो है वो बहुत खातिर ख्वाह जो है वो बेहतरी आई है। तो ये तो चीज़ों में है, लेकिन बिजनेसेस जो है वो अभी भी अंडर प्रेशर हैं और उसके अंडर प्रेशर होने की वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शन मेन रीज़न है। और डिमांड डिस्ट्रक्शन जो है वो महंगाई की वजह से है, क्योंकि अब एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो है वो इस जो है वो इतनी बढ़ी हुई कीमतों में उनकी जो है कुव्वत खरीद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर हुई है। और वो इम्पेयर होने की वजह से जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जो अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं। तो अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं, उनकी मांग न होने की वजह से। एक्सपोर्ट में चूंकि हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो वो जो ओवर कैपेसिटी प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी एक्सपोर्ट पॉसिबल है, बट वो एक्सपोर्ट चूंकि उनकी लागत ज़्यादा है तो वो वायबल जो है वो ना होने की वजह से उनकी एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रही है। तो ये सूरत हाल है जनरली। बट ये है कि ज़ाहिर है जब भी कोई भी इकोनॉमी जो है वो अगर बीमार हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है उसको जो है वो IMF के पास जाना पड़ता है उस स्टेबिलिटी के लिए। तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने सख्त इकदाम लिए हैं, उससे ही ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। तो अब ये एक 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 डिबेटेबल चीज़ है कि हम इस तरह ये IMF के प्रोग्राम में जब जाते हैं तो इसमें इसकी कीमत जो है वो आम लोगों को देनी पड़ती है, क्योंकि बैलेंस तो करना है ना। कोई भी मतलब कोई समझे गवर्नमेंट अगर ये डिफिसिट से खर्चे कर रही है तो वो कोई अपनी जेब से तो नहीं दे रहे होते, वो अल्टीमेटली तो आवाम पे ही उसका जो है वो बोझ आता है। आरिफ हबीब साहब, एक अहम मसला ये भी है कि IMF ने कदगन लगाई है कि या उसने शर्त लगाई है कि हमने SOEs को यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना है और उनको पहले करना है जो प्रॉफिटेबल हैं, ताकि एक माहौल बन जाए। लेकिन हम अमली तौर पर देख रहे हैं कि इस तरह के इदारे कम हैं लिस्ट में। PIA की कोशिश की, लेकिन PIA पे फिर
कई तरह की हिचेस आ गई और वो फिर मामला रुकता हुआ महसूस होता है। तो प्राइवेटाइजेशन करना और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना ये बड़ी इंपॉर्टेंट शराइत है। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट इनमें कामयाब हो जाएगी? हबीब साहब, एक आपने शायद नंबर देखा हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नंबर दिया था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई 19 ट्रिलियन के एसेट्स ऑन करता है और उन 19 ट्रिलियन के एसेट का जो यील्ड है गवर्नमेंट को जो है उसका रिटर्न जो मिल रहा है सिर्फ 1% मिलता है। तो और वो गवर्नमेंट ने उसके लिए जो बोरो कर रहे किया उन्होंने, वो पिछले दिनों तो 20% में, अभी कुछ कमी आई है उसमें 15-16 हुआ है, लेकिन 20% पे जो है वो भी बोरो करके, तो इसका मतलब ये कि 18-19% का नेगेटिव आर्बिट्रेज है। तो 19 ट्रिलियन पे आप अगर लगा लें कि 15% भी जो है वो आपको नेगेटिव आर्बिट्राज या नेगेटिव मार्कअप देना पड़ता है, तो वो कितना बड़ा अमाउंट है। वो 3 ट्रिलियन के करीब जो है सालाना का कॉस्ट है। तो अब उसमें तो ये है कि दोनों चीजें जो है जो मुनाफे में है जरा उनकी अच्छी कीमत हासिल करें, वरना वो जो है वो फिर बीमार हो जाएंगे। जब बीमार हो जाएंगे तो फिर आप बेचने निकलेंगे तो आपको दाम नहीं आएंगे। तो आपको जो जिसकी जो वैल्यू है वो दे। इसका दूसरी तरफ इसका फायदा ये होगा कि जब वो अच्छा चलने लगेंगी तो वो फिर मुनाफे करेंगी, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस में रेवेन्यू हासिल होगा। जैसे हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर जो है अब एक बैंक जो है 40-40, 50-50 अरब रुपए सालाना का गवर्नमेंट को टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक वक्त था कि गवर्नमेंट हर साल इन बैंकों को जो है वो कैपिटल दिया करती थी और उनसे कोई एक रिटर्न नहीं आता था। तो हमारे यहाँ जो पास्ट रिकॉर्ड है प्राइवेटाइजेशन का, ये बहुत कामयाब रिकॉर्ड है। उसको देखते हुए जो है वो ये प्राइवेटाइजेशन को तेज करना चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन है कि शायद ये प्राइवेटाइजेशन से जो है वो जॉब्स कम होंगे, जॉब्स कम नहीं होते, बढ़ते हैं। और उनकी अगर आप सैलरी बिल को देखें तो सैलरी बिल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए प्राइवेटाइज होने के बाद। हाँ, ये है कि अगर कुछ लोग जो काम नहीं करते या जो सियासत करते हैं उनके लिए जरा ये मुश्किलात का बायस होता है। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें अगर देखें तो वो गवर्नमेंट उस तेजी से नहीं चल रही जिस तेजी से IMF चलना चाहता है। एक तो 37 महीने की टोटल हमारे पास मुद्दत है, उसके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ रफ्तार कम है हमारी। टैक्स कलेक्शन के बारे में भी IMF ने कहा कि आपने 1.5% तो एक साल में बढ़ाना है और मजमूई तौर पर 3% आपने टैक्स टू GDP इजाफा करना है। क्या ये पॉसिबिलिटी आपको लग रही है मौजूदा गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में? जी, आई थिंक इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। जो पहले तो मैं उसकी बात कर लूं कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। टैक्स रेवेन्यू अगर जैसा कि ये बताया गया है कि 1 जनवरी से उन्होंने सूबों से बात कर ली है और ये एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो आयद हो जाएगा। और अगर वो आयद हो जाता है तो आई थिंक उससे भी आपका जो है वो इनकम और रेवेन्यू बढ़ेंगी। और रिटेल पर जो है उन्होंने कुछ इकदाम लिए और मजीद इकदाम के बारे में जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं। तो अगर वो भी इकदाम जो है लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू और टैक्स टू GDP रेशो में वो इजाफे का बायस होंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ट्रेडिंग है वो कोई अबाउट 18% ऑफ GDP है, पर उसका टैक्स में हिस्सा जो है सिर्फ 1% है। और इसी तरह एग्रीकल्चर है कि कोई 20% वो GDP का हिस्सा है और वो जो इसका भी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। तो उसका मतलब 40% ऑफ योर GDP कोई यानी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है टैक्स में। तो बाकी 60% पे ये लोड है। और ये 60% पे अगर आप 10% का जो है वो लेंगे तो वो तो 15-16% जो जिस स्टैंडर्ड पे हम पहुंचना चाहते हैं अल्टीमेटली वो है उन सेक्टर्स में। तो जो सेक्टर्स टैक्स नहीं देते उन पर अगर थ्रू डायलॉग, थ्रू परसुएशन जो है वो अमल दरामद होगा तो वो चीज जो है रियलाइज हो सकेगी। अच्छा आरिफ हबीब साहब, आप क्या समझते हैं? बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें हुकूमत अगर कुछ करना भी चाहती है तो या तो फिर उन तबकात की तरफ से रेजिस्टेंस आ जाती है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, यानी कि पीपल्स पार्टी कुछ और चाहती है, नून लीग कुछ और चाहती है।
तो मुकम्मल तौर पर हम किस तरह से मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद कर सकते हैं? क्या डंडे के जोर पे ही करना होगा हमें ये सब कुछ? नहीं, आई थिंक ये थ्रू डायलॉग और थ्रू परसुएशन भी पॉसिबल है। अब तो आई बिलीव पीपल्स पार्टी ने भी, बल्कि सदर साहब ने खुद जो है, मैंने सुना था उनको टीवी पे, उन्होंने कहा था भाई जिनकी इनकम है एग्रीकल्चर में उनको भी टैक्स देना चाहिए। और इस पर जो है वो सूबों को बुला के भी चीफ मिनिस्टर्स की खबरें आई थी कि चीफ मिनिस्टर्स में ये सब कंसेंसस हुआ था कि हमारे एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो लगाएंगे। तो जाहिर है इस किस्म के काम जो है वो ग्रेजुअली ही जो है वो होते हैं। और जहां तक कि ये ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स के साथ भी जब आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपकी बहुत ज्यादा जो है वो परफेक्ट जो है वो मूव नहीं है, तो लोग फिर उसका फायदा उठा के कोशिश करेंगे कि अफरा तफरी हो जाए, अफरा तफरी में फिर वो चीज जो है वो पोस्टपोन हो जाए या डिले हो जाए। बट इसको मुसलसल इसके लिए जो है पॉलिटिकल विल भी चाहिए, और इसमें आपको बहुत ये समझिए कि जहानत से इन मामले को जो है वो हैंडल करना चाहिए। मुझे याद है एक जमाने में स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है कैपिटल गेन पे टैक्स एग्जेम्प्ट था, बट वो ग्रेजुअली फिर जो है वो अब टैक्सेबल हो गया, और अब बल्कि तो ट्रांजेक्शन के साथ ही जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा होता है। और स्टॉक एक्सचेंज ने भी ग्रो किया है। तो यूं जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और उसको यूज करते हुए उसमें मेहनत करनी होगी। बट ये अगर कोई ये समझेगा कि भाई मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और मुझे वोट कम होगा, तो वोट तो अब देर है, तो उसमें उस चीज को बेशक वो स्विफ्टली काम करें, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो कि ये करना है। अच्छा आरिफ हबीब साहब, हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल रिस्क भी रहता है, हर वक्त ही रहता है। तो अब तो वो पॉलिटिकल रिस्क काफ़ी हाई हो चुका है। एक तरफ एक पार्टी है जो मुसलसल मुजाहरे किए चले जा रही है, इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान है, अदालतों में बहुत कुछ हो रहा है, आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि जो IMF के साथ हमारा मुआहिदा है, हम वाकई उसको पूरा भी कर सकते हैं? आई थिंक पूरा तो जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि सब्सटेंशियल जो जो इकदाम थे वो तो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। अब ये है कि आपकी ऑयल प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट से लिंक हो गई है, गैस प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में भी आप पूरा जो कॉस्ट है वो रिकवर की जा रही है। अब जाहिर है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको कम करने की जरूरत है, ताकि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे। गैस प्राइस जो है वो चूंकि अब इंटरनेशनल मार्केट गिरी है, ऑयल प्राइस भी गिरी है, तो वो भी स्टेबल है अभी फिलहाल, जो लास्ट उन्होंने बढ़ाई उसके बाद। तो उसमें जो है वो आई बिलीव कि ये जो IMF की जो कंडीशनलिटीज हैं पेनफुल हैं, लेकिन आई थिंक ये चीज को जो है वो कंप्लाई तो हो रही है उसमें, और मैं समझता हूँ आगे भी होगी। और ये जो थोड़ा बहुत तो जो रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आना, वो जो है मुझे लगता है कि आगे जाके वो मेकअप हो जाए। फिर कुछ अप्रोप्रिएट टाइम पे वो पेट्रोलियम लेवी का भी उनके पास एक विंडो मौजूद है, और उसको भी वो अगर अवेल करेंगे तो ये जो रेवेन्यू जो है वो इनका जो है वो अचीव हो जाए। और बट दूसरे जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा अच्छे हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि डिविडेंड्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो हुकूमत को उन डिविडेंड से भी इनकम हो रही है। फिर स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आया है। वो 900 मिलियन रुपए था, वो उसकी जगह 2.5 ट्रिलियन रुपीज आया, तो वो बहुत बड़ा एक उनको मिला। तो ओवरऑल बेसिस पर आई बिलीव कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहने के चांसेस हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि SIFC की शक्ल में हमारी फ़ौज बड़ा यानी बहुत एक्टिवली रोल प्ले कर रही है मईशत के अंदर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो मिलते हैं लोगों से और उन्हें भी यकीन दिला रहे हैं। तो क्या उनका दिया हुआ भरोसा और उसके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, क्या बिजनेस को पुश मिल जाएगा? क्या बिजनेस इस पोजीशन में दोबारा आ सकेंगे कि वो पाकिस्तान की ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे हों? क्योंकि हमें तो उस वक्त ग्रोथ चाहिए ना, बहुत तेजी से।
जी बिल्कुल, आई थिंक ये इनका एश्योरेंस जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो एश्योरेंस है वो बहुत मैटर करता है। और मैटर करता है क्योंकि उनका उनका कंट्रीब्यूशन, उनका पावर जो है वो पाकिस्तान में बड़ा इफेक्टिव है। तो उनकी तरफ से जो है वो एश्योरेंस देना, और उनकी तरफ से उन्होंने पर्टिकुलरली जो बहुत सारे की मैसेजेस दिए, उसमें एक की मैसेज ये था कि जो इकोनॉमी है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है हुकूमत के लिए और लीडरशिप के लिए। और उसके लिए जो है उन्होंने गिनवाया भी कि 1 साल के अंदर, पिछले साल वो आए थे और कराची में बिजनेसमैन से मिले थे, उसके बाद जो इकदाम हुए पर्टिकुलरली जो रुपए की स्टेबिलिटी जो है वो इज ए बिग, वेरी बिग अचीवमेंट। और उसकी वजह से ही हमने देखा कि ये इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो नीचे आ गए। और फिर ये है कि ये स्मगलिंग में जो है वो कमी आई। फिर और दूसरे एरियाज में भी उन्होंने इसका जो है वो क्रेडिट लिया। फिर ये है कि IMF की जो फैसिलिटी है उससे सिर्फ ये डॉलर्स को ही नहीं देखना चाहिए। आई बिलीव इसको 2 चीज़ों और इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने आई थिंक ये रिजॉल्व किया है कि हम इकोनॉमी को डिसिप्लिन के साथ चलाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पाकिस्तान को के अक्सर जो है वो ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान जो है अक़वाम आलम में अकेला रह गया। तो वो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हमारे जो देरीना दोस्त हैं, चाइना, सऊदी अरब, UAE, वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़े हुए और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया। और IMF की जो ये प्रोग्राम हमारा अप्रूव हुआ है उसमें इनकी साथ खड़ा होना और इनका सपोर्ट जो है वो बहुत जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा, बल्कि कुछ महीने में 11 कंपनीज पाकिस्तान से चली गई हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज थी। उससे यकीनन हमारी जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें कमी तो आई है, गो के कुछ मजीद कंपनीज आई हैं पाकिस्तान में नई। आई थिंक कंपनीज गई हैं लेकिन उससे ज्यादा आई भी हैं। अच्छा। तो हमें ये है कि दोनों को जो है वो सही सही नंबर के साथ जो है वो कोट करना चाहिए ताकि जो है वो एक वन साइडेड ना हो। वैसे तो इंटरनेशनली भी जो है वो कंपनियां जाती भी हैं और फिर आती भी हैं। अच्छा। लेकिन आई थिंक नेट बेसिस पर अच्छे नाम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो आए भी हैं। और फिर ये है कि देखिए, जब हमेशा देखना चाहिए कि जो हम सिर्फ ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा हम जो है वो बात करते हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर ये कोको कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, वाटर और मिल्क और इसके लिए है तो ये तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। ये तो हमारे ही अपने रिसोर्सेज हैं, उसको वो जो है उसमें वैल्यू ऐड करके हम यहाँ से मुनाफा करके पैसे वो ले जाते हैं। हमारे लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वैल्यू एडेड जो सेक्टर्स हैं उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आए और उसमें वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट वो गिनी जाएगी, जिससे कि फिर एक्सपोर्ट में इजाफा हो। जब बात कर रहे हैं कि ये CPEC 2 जो है पे काम हो रहा है और CPEC 2 में उन एरियाज में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं कि जो फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका की तरफ से ये चाइना वाइना पे जो सैंक्शंस हैं या उनको पर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटीज ज्यादा है, तो पाकिस्तान में जो है का केस ज्यादा बेहतर हो गया कि वहां से इवन चाइनीज कंपनी पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट करेंगी तो दे विल बी बेटर ऑफ। इस किस्म की जो फिर अभी बांग्लादेश में जो मामला हुए तो उसकी वजह से भी हमें वो मार्केट जो है कुछ मार्केट पाकिस्तान को मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, तो इसको पूरा फायदा उसका जो है वो उठाना चाहिए। क्या हमारे पास कोई लो हैंगिंग फ्रूट है कि हम अपनी इंटरनल इन्वेस्टमेंट को थोड़ा तेज करें, उन्हें एक्सेलरेट करें? अगर बाहर से इंतजार करते रहे तो वो तो शायद ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी कुछ शाये है, वो भी कुछ अभी डर रहा है इन्वेस्ट करते हुए। आई थिंक लोकल इन्वेस्टर, क्योंकि अभी रिसेंट जो एक तो जो ज्यादा डिवैल्यूएशन हुआ और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से उनको हिट लग गए। उनको जो हिट लग गए जिन्होंने रिसेंट पीरियड में एक्सपेंशंस वगैरह की थी, उनके लिए वो काफी बर्डनसम रहा है। तो वो
अब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनका मजीद इंटरेस्ट, लेकिन आई थिंक एग्रीकल्चर कोई बहुत जो है लॉन्ग टर्म नहीं है, उसमें जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। इवन आईटी में भी जो है वो जल्दी रिजल्ट्स हम हासिल कर सकते हैं। यस, माइनिंग जो है वो लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ कि एक सेक्टर जिसका जो जिक्र नहीं होता वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान में उसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक तो ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, नंबर 2 वो कोई 40-50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज का वो सपोर्ट करता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो की सारी इंडस्ट्रियां चलना शुरू हो जाएंगी। और जो है वो इसके साथ साथ लोगों को घरों की अवेलेबिलिटी और उसका इमीडिएट जो आप कह रहे हैं बेनिफिट के, अगर कल ही वो स्टार्ट करते हैं, खड्डा खोदते हैं तो आप लेबर हायर करते हैं, आप सीमेंट खरीदेंगे, आप स्टील खरीदेंगे और एकदम से वो चलना तेजी से जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वो चीज जो है ये पॉसिबिलिटी है। तो हमने ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बताया कि आप इस सेक्टर को भी जो है वो प्रायोरिटी दें। फिर वो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने भी इनकी भी जो ग्रोथ है वो ये कंस्ट्रक्शन की तो ऊपर जो है वो आप दुबई देखें या सऊदी अरब देखें, इवन चाइना देखें, तो और इस काम को वो जानते भी हैं। तो आई बिलीव कि रुपया स्टेबल रहे तो इनके अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि मजीद काफी इंटरेस्ट इमीडिएट आएगा। पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भी जल्दी मिलेगा और हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, कोई फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च नहीं होगा और हमें ग्रोथ भी जो है हासिल होगी और लोगों को रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से और हुकूमत की जानिब से जो मुआशी इस्लाहात की जा रही हैं उससे मईशत पर कितने बेहतर असरात मुरतब हो रहे हैं, इसी सारी सूरत हाल पर अब हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर नदीमुल हक साहब। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो IMF कर्ज की मंजूरी हुई है और इससे पहले जो इक़दामात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, जो मुआशी इस्लाहात करने की कोशिश की जा रही है, उससे कितनी बेहतरी आई है? देखिए जी, ये हमारा 24वां IMF प्रोग्राम है। 70 साल में 24 दफा हम जा चुके हैं IMF के पास, यानी कि हम कभी IMF के चुंगल से निकले ही नहीं, क्योंकि हर प्रोग्राम 2, 3, 4, 5 साल चलता है। तो IMF से कभी निकले ही नहीं, तो इस बात पे हमें फख्र करने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। IMF प्रोग्राम जो मैं बार बार बता चुका हूँ, इसमें इमरजेंसी वार्ड, जो बंदा इमरजेंसी वार्ड बार बार जाए उसको आप 2 ही चीजें कहेंगे, या तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या वो पागल है, वरना आम लोग तो नहीं जाते IMF में हर बार। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा IMF के पास किया है। ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये पिछलों के मुकाबले में अगर आप देखें डॉक्टर साहब तो कुछ हार्श है प्रोग्राम। इसमें बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया है कि आपने फलां तारीख तक आपने टैक्स कलेक्शन को ये करना है, फलां तारीख तक ये करना है, उसके बाद आपने SOEs को प्राइवेटाइज करना है। तो आपको क्या लगता है ये SOEs जो हमारी जान खा रहे हैं, हमारा खून निचोड़ रहे हैं, क्या हम इनकी प्राइवेटाइजेशन में कामयाब हो जाएंगे? जी देखिए, SOEs की प्राइवेटाइजेशन अव्वल तो मुझे समझ नहीं आती क्या है। अगर आप देखिए PIA में इस वक्त देखें, हर चीज की वैल्यू होती है। आपकी गाड़ी की कोई वैल्यू होती है। एक 70 साल पुरानी स्टील मिल की क्या वैल्यू? जमीन की वैल्यू है ना जी। अब स्टील मिल को जमीन बेचे। PIA की क्या वैल्यू है? PIA की रूट्स की तो वैल्यू कोई नहीं, उसके दफ्तर है थोड़े बहुत, वो भी जमीन है। हमारा हर कारोबार जो जमीन का कारोबार है, अब इससे निकल जाए, कोई बिजनेसेस तो बनाए ना। और ये जो चीज है कि IMF ने लगा दिया टैक्स का टारगेट, वो देखिए इस मुल्क की क्या मर्ज टैक्स ही है। टैक्स हम ये दे रहे हैं, साथ ही सरकारी गाड़ियां आपने देखी कितनी आ रही हैं, सरकारी घर कितने बन रहे हैं। हम टैक्स देते हैं सरकारी यशों के लिए। हमें ना टैक्स से करते क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती क्या करते हैं। सिर्फ सरकारी गाड़ियां घर आती है, यशी होती है। आपने देखा आज घरों का एक अखबार में आया था कि जी इस्लामाबाद में जो घर है उसमें से 30% लोगों ने आपके रेंट किए हुए, उसमें से 30-40% और जो पता नहीं क्या लोग सालों से बैठे और निकलते ही। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, इदारे हमारे कोई बंद नहीं होते। मुझे बताइए पाकिस्तान की मर्ज क्या? हमारी मर्ज क्या टैक्सेशन है? नहीं,
हमारी मर्जी ये है जी कि हम इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहे, हम बाहर से सोचे कोई इन्वेस्ट करें, अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें। हमारी इंडस्ट्री सारी मरी हुई पुरानी इंडस्ट्री है, वही ऑटोमोबाइल जिनका कोई वैल्यू कोई नहीं है, जो एक्सपोर्ट नहीं करते, वही फर्टिलाइजर जो एक्सपोर्ट नहीं होता, एक टेक्सटाइल है थोड़ी सी एक्सपोर्ट करती है, वो भी एक्सपोर्ट की जब बिजली की कीमत जी, तब क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, व्हाट आर वी, हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट है ना ग्रोथ है। हमारी जो कंपनी है, हबीब साहब कह कह के तंग आ गए हूं, हमारी कंपनी जिनको हम कहते हैं सनसेट इंडस्ट्री, सेट लेड अनलिस्टेड नॉन प्रोफेशनल कंपनीज और पिटी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी हमारी $2 बिलियन की हुकूमत की, हमारी $1 बिलियन कंपनी मेरे ख्याल एक या दो है। हमने हिसाब लगाया, आपने सब कंपनियों को दो तरीके से बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक तो आप परमिशनों का निजाम, एक तो ये परमिशनों का निजाम कभी नहीं करते, आप बार बार एनओसी ले लेके आपने हर बिजनेस खत्म कर दिया, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन करा के बिजनेस खत्म कर दिया, फिर टैक्सेशन अब कभी जब मर्जी आती है चेंज करते हैं। दुनिया जहान में टैक्स का निजाम बन जाता है 20-30 साल चेंज नहीं होता। IMF की सबसे गलती है कि अभी तक उन्होंने टैक्स का निजाम नहीं बनाया, हमें सिर्फ बार बार कहते और टैक्स लगा, भाई निजाम क्यों नहीं बनाते? वर्ल्ड बैंक वगैरह हमें $1 बिलियन लोन दे चुके हैं, हमें टैक्स का निजाम नहीं ठीक होता। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, हमारे में कोई ऐसी इस वक्त पॉलिटिकल विल नज़र आ रही है कि कम से कम हम जो हमारी मईशत को इस वक्त स्ट्रक्चरल मसाइल का सामना है, हम उन्हें हल कर लें, इतनी कैपेसिटी अपने अंदर पैदा कर लें? मेरा ख्याल ये आप लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल विल से इकोनॉमिक सोच ही नहीं हमारी। अच्छा, हमारे जो मिनिस्टर सोचते हैं कि वो अक्ले कुल है, वो सोचते हैं इकोनॉमिक माहिर है, वो मुआशियात है, वो सोचते हैं कि कमेटी बना दो जिसके अंदर हर एरा वगैरह बंदे को डाल दो, 50 बंदे डाल दो, इकोनॉमिक्स बन जाएगी। अब कोई कमेटी बन जाती, ये कमेटियों का मतलब उसमें क्या होता है? मैं भी उन मीटिंगों में बैठ चुका हूँ, ना डिस्कशन होती है ना कुछ होता है, मिनिस्टर साहब आधे घंटे की तकरीर करके चले जाते हैं मिनिस्टर, और आप लोग उनको शह देते हैं, आप लोग उनको ना बुलाएं, वो क्या बात बुलाएं तो फिर हमारे जैसे बंदे को बुलाएं भी, पूछें यार ये क्या कह रहा है बंदा। हमने मिनिस्टर अकले कोल, और मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर जाके सारे फॉरेन डोनर के साथ बैठते हैं, फौज कहती है जी हम सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी क्या चाहिए? दिमाग तो अपना दे दिया आपने लोगों को, दिमाग होती नहीं, फिर आप पॉलिटिकल बातें करते हैं। जो सोचेगा उसके पास विल होती है, जो सोचता नहीं उसके पास विल नहीं होती। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बात हो रही है कि बैरून मुल्क से कुछ सरमायाकारी आएगी, कुछ सऊदीज आएंगे, कुछ चाइनीज आएंगे, तो क्या ये सरमायाकारी को हमारे दलदर दूर करेगी? हबीब साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, हमारा नैरेटिव चेंज ही नहीं होता। यही चीज हमने 2008 में भी सुनी थी, आपको याद है ज़ाहिर साहब ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाया, जी जी, ऐसे हमारे पास है, जब PMLN ने को गेम चेंजर किया, हमारे पास पैसे है, क्या वो बड़ा खर्च हो गया? हमने प्रोजेक्ट ही नहीं हमें बनाने आते थे, अगेन हमारे पास अकल नहीं थी प्रोजेक्ट के अपने, हमने बिजली लगाई बगैर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के, तो खुदा के वास्ते हमने सड़कें बनाई बगैर सोचे कि सड़कें किस लिए बना रहे हैं। आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, आप बना रहे हैं सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, पैसे जाया कर रहे हैं, उसकी वजह से हम फंस गए डेट में। तो खुदा के वास्ते जो मैं कहता हूँ विल की बात नहीं है, बात अकल की है। हमारे मिनिस्टर जो पावर के शौकीन है उनको अकल कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब हमारे पास जो पहले हमने जितने भी प्रोग्राम लिए, हम हर प्रोग्राम के शुरू में कहते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, जब प्रोग्राम आखिर में पहुंचता है तो हम नए कागज तैयार करना शुरू कर देते हैं, नए सिरे से फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। तो अब भी हुकूमत का यही दावा है, क्या IMF का ये जो प्रोग्राम है 24वां, अब हम समझे कि अब 25वां नहीं होगा? थैंक यू वेरी मच IMF, आपसे बड़ा अच्छा लगा मिलके, अब आपसे कोई मुलाकात नहीं होगी, ये कह सकते हैं? वो अब तब कह सकते हैं जब कोई चेंज आएगा। अभी तक मुझे तो कोई चेंज नहीं नजर आया। बिजली का निजाम वैसे का, आपका टैक्स वैसे का वैसा है, आपने लोगों को जो कतगरे लगाई हैं, NOC के निजाम वैसे ही। मैंने प्रोजेक्ट लगाना है, पहले मैं TC के पास जब गुलाम हजूरी करूंगा, मैं हबीब साहब 1000 बंदों से पूछ चुका हूँ, बल्कि 10,000 बंदों से पूछ चुका, छुपा रहे हैं। मैं खुद अमेरिका 30 साल रहा हूँ, बरतानिया 5 साल रहा हूँ, आज तक कभी किसी अफसर से मुलाकात नहीं हुई, जरूरत ही कोई नहीं। जो लोग बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स कहते हैं हम तो मिलते ही नहीं सरकारी अफसरों से, मिलने की जरूरत क्या है? यहाँ सारा तांता लगा हुआ उनके दफ्तरों के बाद, सारा दिन हम इंतजार, हम जब तक खत्म नहीं होगा। जमीन बेचनी है तो उसमें भी मुसीबत, प्रोजेक्ट लगाना है तो ये जब तक निजाम नहीं खत्म होगा। टैक्स का निजाम लोगों को बजाय तंग करने के अपना काम करें। लोग बेचारे टैक्स देते हैं। अच्छा, एक पर हमारे मुल्क में अजीब निजाम है कि मिनिस्टर सारों को गालियां देते हैं। यार ये क्या, हम कोई टैक्स छोड़ नहीं, सारे टैक्स देते हैं बेचारे।
आपकी गंदी है तो हम क्या करें? क्यों आप बिजली के बिल पे टैक्स देता हूँ, मैं फोन के बिल पे देता हूँ, मैं हर चीज पे टैक्स देता हूँ। अच्छा, इनके ही नहीं खत्म होते भाई? सरकारी गाड़ियां क्यों, इतना कर्जा सरकारी गाड़ियां क्यों ले रहे हैं? घर क्यों लाहौर में बना रहे हैं? अब इसमें मीडिया का भी कसूर है, मीडिया इन चीजों में बातें नहीं करता, अपनी नेपोटिज्म पे लोग लगाते हैं। यार मेरा मतलब कोई तो निजाम बदले ना, कोई चीज कह दे बदलिए, फिर मैं मान जाऊंगा। हमारा IMF प्रोग्राम इंशाल्लाह 25वां भी आएगा, 26वां भी आएगा, 27वां भी आएगा, अगर ये निजाम आपकी पूरी मिनिस्ट्री, आपके पास पूरी बैंकरों का भी समझते, मुझे समझ नहीं आती मैं किधर से बात किधर से खत्म करूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़िन, हम बात करें मुल्की माशी सूरत हाल के हवाले से। हबीब साहब, पॉलिटिकल रिस्क जिसकी आप भी बात कर रहे थे पहले प्रोग्राम के शुरू में, उस सिचुएशन में ये जो हम इस वक्त इकदाम कर भी रहे हैं, ये कितने ज़्यादा सूदमंद साबित होंगे या कितनी देर तक चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे अगर किसी कमरे में आप हों और उसकी छत आपको लग रहा है कि गिरने वाली है, उसमें आप देखें कि अगर उसमें कड़ियां पड़ी हैं तो चिरचिराहट की आवाज आ रही है, उसका सीमेंट है तो आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आप उस कमरे में स्टे करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप फौरी तौर पर उस कमरे से निकलेंगे। इकोनॉमी दरअसल सियासत की छत के नीचे होती है। अगर सियासत में आप चिरचिराहट की आवाजें आती रहें, आपको ये लगे कि सिस्टम किसी भी वक्त गिर सकता है, आपको ये लगे कि किसी भी वक्त कोई एहतजाजी तहरीक इस हुकूमत को अपने साथ बहा के ले जा सकती है, तो कभी भी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट में भी आपको जहन में रखना चाहिए, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक वो इन्वेस्टमेंट होती है जिस पे हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत को गारंटी करती है जी। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पे चाइना को गारंटी कर दिया कि आप IPP लगा लें, एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी इन्वेस्टमेंट कोई और इस तरह की, जी आप आए और सड़क बना लें यहाँ पे, हम आपको आइंदा के लिए हम आपको, आप यहाँ से टोल टैक्स वसूल करते रहें। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, इसको आप यूं समझिए कि हम इसको मारूफ मानों में इन्वेस्टमेंट कहना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ वन टाइम आती है। मिसाल के तौर पे एक अगर आपने IPP लगाया है, एक आपने बिजली का कारखाना लगाया, मशीन आएगी बाहर से, इंजीनियर आएंगे बाहर से, जगह सिर्फ आपकी होगी, उसके ऊपर लगा के 4, 6, 50 बंदे आप वहां पे मुलाजिम होंगे, बाकी फिर एक एग्रीमेंट के तहत आप पैसे कमा रहे होंगे। तो लिहाजा आप बहुत कुछ नहीं कर रहे। असल इन्वेस्टमेंट वो होती है जब आपका लोकल इन्वेस्टर, जो आपका अपना पाकिस्तानी शख्स है, वो मूव करता है, और वो मूव करते हुए आता है, वो छोटा कोई रेस्टोरेंट बनाता है, 4-6 आदमियों को नौकरी देता है, सारे इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान से ही खरीदता है, पाकिस्तान में लगाता है, पाकिस्तान के लोगों को खिलाता है। उसके बाद आप आ जाए, ये मैं आपको छोटी मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद आप आ जाए, कोई आपको यहाँ पे पंखों का कारखाना लगाता है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करता है, जैसे गुजरात में लगे हुए हैं, गुजरावाला में लगे हुए हैं। कर दिया ना अच्छा, इस तरह के जब आप लगाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो उसमें आप लोगों को लेके आते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, लॉन्ग टर्म अब लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं, और फिर आपको पता चलता है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली आपको यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हम हमेशा बाईपास करते हैं, अच्छा चाइना की मदद कर लो, सऊदी अरब की मदद कर लो, किसी और की मदद कर लो, उन्हें कोई प्रोजेक्ट बहुत ही सस्ते दामों दे दो जिसमें उनके पैसे हमेशा बनते रहें, और बस ठीक है, सुकून से वो खाते रहें। इसे कहते हैं रेंट सीकर्स इकोनॉमी। ये रेंट सीकर्स की इकोनॉमी हमने पाकिस्तान में बना दी है। आपके पास जनरेटर है, आप लगा लें, बिजली हुकूमत को दें, पैसे अपने जेब में डालते रहें। रेंट सीकर्स। आपके पास मकान है, किराए पे दे दें, पैसे जेब में डालते रहें, आपने करना कुछ नहीं। आपके पास हत्ता कि अब लोग ये शुरू हो गए कि जमीन है तो ठेके पे दे दें, आराम से घर बैठे पैसे जेब में डालते रहे। ये रेंट सीकर्स जो इकोनॉमी है, इसको आपको डिस्करेज करना पड़ेगा, और वो उसी वक्त होगा जब आपका लोकल इन्वेस्टर स्टेप इन करेगा। मसला ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ बेशुमार इंडस्ट्रीज है, उसमें मतलब उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। मिसाल आप पाकिस्तान में कितनी बड़ी रेलवे की, कितनी बड़ी रेलवे, लेकिन आप जरा तसव्वुर कीजिए कि डाउन स्ट्रीम यानी रेलवे को चलाने के लिए भी तो एक इंडस्ट्री की जरूरत है ना। क्या हमने लगाई? नहीं। हमने छोटी सी इंडस्ट्री भी नहीं लगाई रेलवे से मुताल्लिक। अच्छा, हमारे पास और बहुत सारे काम है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हमारा इंडस्ट्रियल जो कई हैवी कॉम्प्लेक्सेस हैं टैक्स ला के। अच्छा, वहां पे हमने नीचे की इंडस्ट्री लगाई? नहीं लगाई।
जहाँ पे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर बने, जहाँ छोटी छोटी चीजें बने, एक कोई बड़ी चीज बन रही है, मैं उसको, आपने एक बड़ी फैक्ट्री बड़ी चीज बनाने की लगाई है, आप टीवी बना रहे हैं, आप इस तरह की कोई चीज बना रहे हैं, मैं उसमें कोई पुर्जा छोटा सा बना रहा हूँ, यहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। वो इकोसिस्टम पाकिस्तान में जब तक डेवलप नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, IT और एग्रीकल्चर वो है चीजें, अभी जैसे आरिफ हबीब साहब कह रहे थे कि बहुत तेजी से हम काम कर सकते हैं। आज आप करें एग्रीकल्चर में काम, 6 महीने में आप प्रॉफिट ले लें, ठीक है ना, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर में जो सूरत हाल हमने की है, जो कर दी है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप एग्रीकल्चर में भी 2-2.5% जो रेगुलर ग्रोथ है उससे ज्यादा आगे जा सकते हैं। उसके लिए जो कुछ आपको करना है वो आप नहीं कर रहे। और अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो नदीमुल हक साहब कह रहे हैं, ये मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन है उनके अंदर वो अकल ही नहीं है कि एग्रीकल्चर जैसे सादा मामले को भी आगे तेजी से बढ़ा नीयत के साथ साथ हमें अहलियत भी चाहिए, तभी हम मईशत को देते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म, नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।